हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आसार 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कल आप लोगों को जो 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए सेंटअप परीक्षा में क्वेश्चन थे, उसका कुल मिला करके 50 क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके थे। आज आप लोगों को 51 नंबर से बताने वाले हैं, जो कि और 50 क्वेश्चन बचा हुआ था। तो लेट नहीं करते हैं, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। 51 नंबर प्रश्न कहता है, किसकी सिफारिश पर, देखिए किसकी सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करता है, यानी महासभा ने महासचिव की नियुक्ति करता है। किसकी सिफारिश पर महासभा ने महासचिव की क्या करता है, नियुक्ति करता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। जिसका मुख्यालय कहाँ था, न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में था। तो इसमें कुल मिलाकर के 6 अंग था। कितना अंग, 6 गो अंग था। 6 में से एगो सुरक्षा परिषद भी उसी का अंग है। तो सुरक्षा परिषद उसी का अंग है। इनके ही सिफारिश पर महासभा ने महासचिव की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो इसका तो आंसर ई हो गया, सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद के बारे में थोड़ा सा जान लो। तो देखिए सुरक्षा परिषद क्या है। सुरक्षा परिषद में कुल मिला करके 15 देश शामिल हैं। कितना देश, 15 देश। कहने का मतलब 15 सदस्य शामिल हैं। एक है अस्थाई, अस्थाई रूप से होता है। अस्थाई रूप से जो है वो है 5। कितना, यानी सुरक्षा परिषद में जो अस्थाई सदस्य हैं उनकी संख्या 5 है, और जो अस्थाई हैं उनकी संख्या कितनी है, 10। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा परिषद में कितना देश शामिल है, 15 देश। कितना देश, 15 देश शामिल है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल का। कितना साल का, 5 साल। और जो अस्थाई है उसका सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। कितने वर्षों का, 2 वर्षों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया था। तो देखिए बच्चों, सुरक्षा परिषद का जो अस्थाई सदस्य था 5 गो। कितना था, 5 ठो। 5 को वीटो अधिकार प्राप्त है। क्या है, वीटो शक्ति है, यानी 5 को वीटो शक्ति मिला है। वही आपसे पूछा कि वीटो का जो प्रावधान था किस मतलब जो फैसला था किस सम्मेलन में लिया गया था। यानी वीटो का जो प्रावधान था उसका फैसला जो था वो किस सम्मेलन में लिया गया था। तो वो लिया गया था याल्टा सम्मेलन में। किस सम्मेलन में, याल्टा सम्मेलन में लिया गया था, जो कि 1945 में हुआ था। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था, 1945 में जो हुआ था याल्टा सम्मेलन, उन्हीं में वीटो शक्ति का प्रावधान को रखा गया था, जिसे क्रीमिया सम्मेलन भी कहा जाता है। यानी कि याल्टा सम्मेलन को क्या कहा जाता है, क्रीमिया सम्मेलन भी कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों, क्रीमिया, क्रीमिया सम्मेलन किसका नाम है, तो याल्टा सम्मेलन कब हुआ था, 1945 में। इसी सम्मेलन में क्या कहा गया था कि जो सुरक्षा परिषद का जो अस्थाई सदस्य हैं 5 गो, तो उसको कौन सा अधिकार मिलेगा, वीटो अधिकार, यानी वीटो का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो डॉक्टर मेधा पाटेकर था उसका, यानी डॉक्टर मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए डॉक्टर मेधा पाटेकर जो था इस संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में। 3 राज्य में हुआ था नर्मदा बचाओ। मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश। उसके बाद दूसरा नंबर पर है कौन सा, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है, गुजरात है।
गुजरात में भी नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। गुजरात, देखिए गुजरात है, गुजरात, और उसके बाद है कौन सा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी नर्मदा बचाओ आंदोलन शामिल है। चलिए, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मेधा पाटेकर ने स्टार्ट किया था, ये कितने राज्यों से होकर, मतलब कितने राज्यों से संबंधित है इसका, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कहता है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। तो देखिए भूमंडलीकरण जो आधारित है वो उदारवाद पर है। किस पे, उदारवाद पर टिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 55 नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो देखिए ये मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो मैकमोहन रेखा का जो निर्माण हुआ था 1914 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्माण हुआ था। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा है जो कि ये तय करता है कि यहाँ से यहाँ तक चीन है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, भारत है। ये तय करता है, यानी एक प्रकार का सीमा रेखा है जो कि ब्रिटिश सरकार ने ही बना करके चला गया था 1914 में। तो भाई आपसे पूछा कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो देखिए भारत और चीन के बीच में जब सीमा रेखा ये खींचा गया था, तो भारत और चीन से जो इलाका, भारत का जो मतलब राज्य चीन से सटता होगा, यानी टच करता होगा, स्पर्श करता होगा, तो वही तो राज्य न, उसी राज्य में होना चाहिए मैकमोहन रेखा। तो देखिए मैकमोहन रेखा किस राज्य में हो सकता है, जम्मू कश्मीर में मैकमोहन रेखा नहीं हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है ये पाकिस्तान से टच करता है। कहाँ से, पाकिस्तान से। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये आंसर है। अरुणाचल प्रदेश चीन से टच करता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब इलाका जो है नहीं चीन से टच करता है। सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया, लद्दाख वाला भी इलाका कहाँ से टच करता है, चीन से टच करता है। और अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है। कब निर्माण हुआ था अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा का निर्माण 1914 में हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए बच्चों, स्वतंत्र भारत के मतलब 1947 ईस्वी के समय जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, यह अंतिम गवर्नर पूछेगा तो एक ही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसी में क्वेश्चन बदल देगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारतीय ऐड कर देगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय या तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल देगा, तब राजगोपालाचारी होगा। क्या होगा, श्री राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर प्रश्न कहता है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए ये गुट निरपेक्ष को नाम के नाम से भी हम जानते हैं, NAM, इसको नाम भी कहा जाता है। तो इसका सम्मेलन हुआ था 1961 में। कब हुआ था, 1961 में बेलग्रेड में। कहाँ पे, बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, बेलग्रेड। बेलग्रेड है कहाँ पे, सर्बिया की ये राजधानी है। सर्बिया एक देश है, उनकी राजधानी है बेलग्रेड। वहाँ पे 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। अच्छा, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बताइए तो। 18वां हुआ था काठमांडू। कहाँ पे, काठमांडू में। तो याद रखिएगा बच्चों, काठमांडू जो है नेपाल में। कहाँ पे, नेपाल में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का काठमांडू में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था ढाका में। कहाँ पे, ढाका में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है 58 नंबर, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ। यानी पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था, इस पे हस्ताक्षर कब हुआ। तो देखिए पहले थोड़ा सा समझिए, 1954 ईस्वी का ये बात है। 1954 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू। कौन थे,
नेहरू साहेब। और चीन के प्रधानमंत्री जो थे वो थे चाउ। कौन थे? चाउ। चाउ एन लाई। चाउ एन लाई यानी चाउ बोलेंगे। नेहरू और चाउ एन लाई के बीच 5 सूत्री का कार्यक्रम रखा गया था और वहाँ पे शर्त रखा गया था कि आज दिन के बाद हम आपस में यानी हम और भारत, चीन और भारत आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं झगड़ेंगे। और ये 5 सूत्री पर शपथ लिया गया था यानी कि कभी भी हम आपस में नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं झगड़ेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन देखिए चीन कैसा देश है, उन्होंने वहाँ पे शपथ को क्या कर दिया, जो लिया था उसको भंग कर दिया, यानी पंचशील का उल्लंघन कर दिया। पंचशील का उल्लंघन करके भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है। वो भी किस लिए, बस अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख और सिक्किम के लिए कि ये इलाका किसका है, मेरा है, ज़बरदस्ती। तो देखिए भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो अब क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा 1954 में। कब हस्ताक्षर हुआ था? 1954 में। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। बच्चों याद रखिएगा क्वेश्चन किन के बीच हुआ था? नेहरू और चाउ के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि 1962 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो देखिए 1962 में आपातकाल की घोषणा हुई थी, पर किस आधार पे? तो युद्ध के आधार पे, क्योंकि चीन ने भारत पे आक्रमण किया था, उस समय युद्ध किया था। कब? 1962 में। इसीलिए आपातकाल भारत में लगा था। आंतरिक गड़बड़ी के कारण भी भारत में आपातकाल लगा है। आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो भारत में आपातकाल लगा था वो लगा था 1975 में। कब लगा था? 1975 में लगा था बच्चों, याद रखना। और किसने लगाई थी? तो जो भारत के राष्ट्रपति थे उसने लगाई थी। तो भारत के राष्ट्रपति उस समय थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल भारत में लगाई थी। किसके कहने पर लगाए थे? इंदिरा गांधी, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया, क्योंकि लगाता भी है। तो कब लगा? 1975 में। अब ये आपातकाल होता क्या है? आपातकाल एक प्रकार का इमरजेंसी होता है जो कि लॉक लगा देता है, आप कहीं नहीं घर से बाहर जा सकते हैं। तो आपातकाल 3 तरह का होता है। भारत के संविधान में कुल मिलाकर के 3 तरह का आपातकाल बताया है। कितना तरह का? 3। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के अनुसार लगेगा, और 356 के अनुसार जो लगेगा वो लगेगा राजकीय आपातकाल, यानी राज्य में लगेगा। और 360 के अनुसार जो लगेगा वो लगेगा वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल का मतलब पूरा इमरजेंसी लग जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देखिए, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 60 का रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? तो देखिए भारत के संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 में से 8वीं अनुसूची में भाषा का चर्चा है। किसका है? भाषा का चर्चा किया गया, यानी भाषा का उल्लेख है। और कुल मिलाकर के 22 भाषाएं। कितना? 22। तो याद रखिएगा बच्चों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। 7वीं में क्या है? सूची के बारे में बताया गया है। कहा गया कि 3 सूची है। कितने सूची? 3 सूची। एक केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। और 8वीं में क्या है? भाषा है। 9वीं में क्या है? पंचायती राज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बताइए अभी कौन सी दलीय व्यवस्था है भारत में? तो अभी तो बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय, क्योंकि एक दल मिल करके तो सरकार नहीं चला रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो बच्चों भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में बना था आंध्र प्रदेश। अच्छा, किस भाषा के आधार पे बना था ये आंध्र प्रदेश? तेलुगु भाषा के आधार पे। किस भाषा के आधार पे बना था? तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य बना था। कब? 1953 में। क्योंकि इसी समय 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। क्या बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था। और यही आयोग के आधार पर
क्या बना था, आंध्र प्रदेश राज्य बना था। उसके बाद अच्छा, ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो था इसका अध्यक्ष कौन था बताइए तो। इसका अध्यक्ष था न्यायमूर्ति फजल अली। कौन था, न्यायमूर्ति फजल अली। अब देखिए आंध्र प्रदेश राज्य बनने के बाद अब अन्य और भी जो जितना भी राज्य था उन्होंने भी भाषा के आधार पर अपना मांग करना शुरू कर दिया। तब सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम पारित किया, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम लागू किया। तो इस अधिनियम के अनुसार जितना भी राज्य ने भाषा के आधार पर अपना राज्य मांग करते थे उन राज्यों को बनाया गया। जैसे कि पंजाब सबको बनाया, मुंबई सबको बनाया, गुजरात को बनाया गुजराती आधार पे, महाराष्ट्र को बनाया मराठी आधार पे, पंजाब को बनाया हिंदी के आधार पे। इस प्रकार से अनेक प्रकार के राज्य का गठन होते चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों पूछा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की। जिस समय स्थापना हुआ था उस समय इसमें 51 देश शामिल था। कितना, 51, और कुल मिलाकर के 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। याद रखना क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापना के समय कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। कितना है, 193, और 193वां नंबर पे जो है वह दक्षिणी सूडान। कौन है, दक्षिणी सूडान। अच्छा बताइए इसमें भारत कब शामिल हुआ। तो भारत शामिल हुआ था 1945 में, यानी जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ उसी समय भारत इसमें शामिल हो गया। अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी बताए थे ना हम, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में इसका क्या है, मुख्यालय है। ये न्यूयॉर्क का कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं बच्चों। 64 नंबर प्रश्न कहता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो ये दिया गया है 74वां संशोधन। क्योंकि देखिए पंचायत का जो संशोधन है, पंचायत प्रणाली को कौन सा संशोधन के तहत जोड़ा गया था संविधान में, 73वां के अनुसार। तो 73वां संविधान संशोधन के अनुसार ही तो महिलाओं को मतलब आरक्षण मिलेगा। क्योंकि महिलाओं को आरक्षण कहाँ मिला था, पंचायत में, पंचायती राज में, और पंचायती राज की संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था, 73वां संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था। तो 73वां आंसर होगा, क्या होगा, 73वां की संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान दिया गया था, जो कि 50% आरक्षण दिया गया था। अभी वर्तमान में कुल मिलाकर के 5 राज्यों को 50% का आरक्षण महिला लोगों को मिल चुका है। तो बताइए कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संशोधन। कब हुआ था, 73वां 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। अब देखिए 5 राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। अब कौन कौन सा राज्य है वो 1 नंबर पे है बिहार। क्या है, बिहार। ये बिहार जो है इसमें महिलाओं को आरक्षण मिला है। दूसरा नंबर पे जो है वह हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड। उसके बाद देखिए कौन है, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान को भी मिला है। उसके बाद केरल को। इन 5 राज्यों में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिल चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं बच्चों। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो देखिए ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग आप देख रहे हैं, योजना आयोग, ये योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। अब किसने किया था 15 मार्च 1950 को। तो देखिए 15 मार्च 1950 को जो प्रधानमंत्री था देश का, पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उसी ने किया था। क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो जो भी प्रधानमंत्री रहेगा तो उसी समय, जिस समय प्रधानमंत्री जो रहेगा उस समय योजना आयोग का गठन होगा।
तो बताइए उसी ने करेगा नहीं। तो 15 मार्च 1950 यानी 1950 को योजना प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग का गठन कौन करेगा? नेहरू ही तो करेगा नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग का गठन किया था और इसको भंग कर दिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या कर दिया? भंग कर दिया 2014 में। तो बच्चों ध्यान में रखना कि योजना आयोग को भंग कर कब कर दिया गया था? 2014 में। और इसके स्थान पे नीति आयोग लाया था 1 जनवरी 2015 को। नरेंद्र मोदी ने कौन सा आयोग योजना आयोग के स्थान पे क्या लाया? नीति आयोग लाया। तो नीति आयोग बन गया वहाँ पे। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं बच्चों। 66 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो बताइए पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है वो प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं बच्चों। भारत के विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? यानी भारत का जो विदेश नीति है उसका आधार स्तंभ बताइए। विश्व शांति, हाँ ये तो उसका आधार स्तंभ है। शांति पूर्व सा अस्तित्व, ये भी है। पंचशील, ये भी है। इनमें से सभी हैं। यानी कि विश्व शांति, शांति सा अस्तित्व, पंचशील, ये सब विदेश नीति का क्या है? आधार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 68 नंबर प्रश्न कहता है, यूएनओ यानी जी यूएनओ जो है इसने निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? यानी यूएनओ जो था यह निशस्त्रीकरण आयोग बन गया। कब बन गया था? 1952 में बना था। कब बना था? 1952 में। 1952 में निशस्त्रीकरण आयोग बना। यूएनओ क्या बना? निशस्त्रीकरण आयोग। तो याद रखना यूएनओ को निशस्त्रीकरण आयोग कब बना दिया? 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला जो कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं बच्चों। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं। कितना है? 28। और 8 गो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखिएगा बच्चों 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 गो केंद्र शासित प्रदेश और 28 क्या है? राज्य है। अच्छा ये केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष कौन होते हैं बता तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र सरकार होगा। केंद्र शासित मतलब केंद्र सरकार होगा। अब केंद्र सरकार जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, ये सब इसका अध्यक्ष होते हैं। यानी केंद्र सरकार ने ही केंद्र शासित प्रदेश को चलाता है। याद रखिएगा राज्य सरकार ने राज्य को चलाता है। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 70 नंबर प्रश्न है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया था? यानी कौन सा देश ने सुरक्षा परिषद में, यानी सुरक्षा परिषद में कुल कितना देश है? 5 है। अभी बताए थे कितना देश है? 5। तो पांचों में से किसने निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया था? तो वो क्या था? रूस ने। किसने किया था? रूस ने। सुरक्षा परिषद में जो 5 गो अस्थायी सदस्य था वो कौन कौन था बताइए तो? पहले तो चीन हो गया, फिर रूस हो गया जिसने निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उसके बाद अमेरिका हो गया। कौन? अमेरिका यानी यूएसए जिसको बोलते हैं। और उसके बाद ब्रिटेन भी है। कौन सा है? ब्रिटेन भी शामिल है। और उसके बाद कौन है? फ्रांस होगा। कौन होगा? फ्रांस। तो ये 5 देश यूएनओ में क्या है? शामिल है। भारत भी शामिल होना चाहता है पर जो चीन है इसने शामिल नहीं होने देता है। चलिए और सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य हैं 5, उसका कार्यकाल कितना साल होता है? 5 साल का। उनको वीटो शक्ति भी प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर हो गया। 71 होगा। कौन सा होगा? 71। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था ये पूछा है। तो देखिए पहली बार कांग्रेस विभाजित हुआ था 1959 में। यानी 1969 में पहली बार कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा भारत संघ का राज्य कब बना था? तो 1987 में बना था। कब बना था? 1987 में भारत संघ का राज्य बन गया। क्या? गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं बच्चों। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में। कहाँ पे? स्वीडन में। अच्छा कब हुआ था ये सम्मेलन? तो ये हुआ था 5 जून 1969
1972 को 5 जून 1972 को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहाँ पे? स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम में। तब से यानी तभी से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। कितना तारीख को? 5 तारीख को। चलिए 74 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु बताइए। तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। कितना वर्ष? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति भी पूछेगा तो इतना ही उम्र है। राष्ट्रपति बनने के लिए या तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए 30 वर्ष लिखा हुआ है। 30 वर्ष किसका होता है बताइए? राज्यसभा का सदस्यता प्राप्त करने के लिए कितना आयु होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। और जो राज्य में विधान परिषद होता है, विधान परिषद जो होता है, इनका सदस्यता प्राप्त करने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम यानी न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितना? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्यता प्राप्त करने के लिए कितना आयु होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्यता प्राप्त करने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 25 वर्ष। बच्चों याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो इसका है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है वो है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 76 नंबर प्रश्न कहता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए बच्चों, अभी बताए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल मिलाकर के 6 अंग हैं। 6 अंग में से एगो सुरक्षा परिषद के बारे में बताए थे, सुरक्षा परिषद। और उसके बाद है एगो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। भाई पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है बताइए? तो इसका मुख्यालय द हेग। कहाँ है? द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है बताइए? तो द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पे? नीदरलैंड में। चलिए 76 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। अब 77 नंबर क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस दौरान भारत के राष्ट्रपति बताइए कौन थे? तो देखिए प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति आपातकाल किसने लगाया था? तो फखरुद्दीन अली अहमद। तो देखिए यहाँ पे लिखा ऑप्शन बी में फखरुद्दीन अली अहमद। ये क्या थे? राष्ट्रपति थे। अच्छा, राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद के तहत देश में आपातकाल लगाता है बताइए? तो देखिए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत यानी कि राष्ट्र में क्या लगाते हैं? आपातकाल लगाते हैं। और 356 के तहत राजकीय आपातकाल, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो बताए थे अभी हम, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 30 वर्ष होनी चाहिए। अभी हम क्या क्वेश्चन पूछे? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो बताइए तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा बच्चों। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का जो सभापति होता है, पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है बताइए? कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है? तो अनुच्छेद 80 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 80 में कहा गया है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए, आप बताइएगा। चलिए, कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया है? कानून का जो समान संरक्षण है वो वाला पद कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। अब कानून को जहाँ पे संरक्षण रखा जाता होगा तो वहीं से न लेगा पद, ब्रिटेन से। अमेरिका से बताइए तो क्या लिया है? मौलिक अधिकार। क्या लिया अमेरिका से? अमेरिका से मौलिक अधिकार का पद लिया है बच्चों, मौलिक अधिकार का। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार का पद कहाँ से लिया था? अमेरिका से। अच्छा, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6 मौलिक अधिकार की संख्या है। चलिए
मौलिक ये देखिए ऑस्ट्रिया से क्या लिया है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रिया से लिया गया है। और कनाडा अभी हम बताए थे राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होता है, जो राष्ट्रपति था वो आपातकाल लगाने का अधिकार होता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास आपातकाल लगाने का अधिकार होता है कि नहीं। आपातकाल लगाने का अधिकार होता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो आपातकालीन शक्ति का जो अधिकार है ये जो है भारत के संविधान ने लिया है कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से। तो याद रखिएगा कनाडा से क्या लिया था, राष्ट्रपति आपातकाल लगाने की जो शक्ति है कहाँ से लिया, यानी आपातकालीन शक्ति कहाँ से लिया गया था, कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से। ब्रिटेन से क्या लिया है, कानून का सम्मान संरक्षण शब्द लिया है। कहाँ से, ब्रिटेन से। क्या बोलते हैं, एकल नागरिकता का प्रावधान भी कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं बच्चों। 80 नंबर प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में होते हैं। अब लोक लेखा समिति में क्या होते हैं, तो देखिए लोक लेखा समिति में कुल मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं। कितना, 22। 15 होते हैं लोकसभा से। कहाँ से, लोकसभा से। 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, चलिए लिखने दीजिए हमको। और 7 सदस्य होता है राज्यसभा से। कहाँ से, राज्यसभा से। 7 सदस्य राज्यसभा से, 15 सदस्य लोकसभा से। तो अब पता चल गया कुल मिलाकर के लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 होते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के सदस्य लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर प्रश्न देखिए कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। अभी बताए थे समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रिया से ली गई है। कहाँ से, ऑस्ट्रिया। ये ऑप्शन गलत है, ऑस्ट्रिया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑस्ट्रिया से ली गई है। चलिए और अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थक किसने किया था। बताइए भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही, जो नौकरशाही था, प्रतिबद्ध नौकरशाही, उसका विचार का समर्थन किसने किया था, तो वो क्या था, इंदिरा गांधी ने। किसने किया था, इंदिरा गांधी ने। चलिए प्रतिबद्ध नौकरशाही विचार का समर्थन किसने किया, इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। यानी सौराष्ट्र जो है ये एक प्रकार का क्षेत्र है जो कि किस राज्य में है, ये गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग था, तो गुजरात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो बच्चों बताइए खुले द्वार की नीति अपनाई थी 1978 में। कब, 1978 में। किसने, चीन ने। किसने अपनाई थी, चीन ने। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 85 नंबर, संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अभी हम बताए थे किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया, ये बताइएगा। तो देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, मतलब अमेरिका से लिया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया था, तो ये रूस से लिया है। कहाँ से, मौलिक कर्तव्य और रूस मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य एक ही होता है, याद रखिएगा। तो मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रकालीन आपातकालीन शक्ति, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है, तो ये लिया गया है कहाँ से बच्चों, तो बताइए आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से लिया है। यानी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। तो बताइए संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है। तो देखिए बच्चों मौलिक अधिकारों की संख्या अभी 6 है। कितनी है, 6। पहले 7 थी। कितनी, 7। जो एक मौलिक अधिकार है उनको क्या कर दिया, हटा दिया। हटा करके 42वां संविधान संशोधन के तहत ही हटा करके कहाँ पे रख दिया, उसको रख दिया कानूनी अधिकार में। किसमें, कानूनी अधिकार। अब कानूनी अधिकार का ही दूसरा नाम क्या है, विधिक अधिकार है कि नहीं। विधिक अधिकार या लीगल राइट बोल सकते हो। देखिए इंग्लिश में लिखा है लीगल राइट या कानूनी अधिकार, यानी कानूनी अधिकार है। अभी वो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से क्या कर दिया है, हटा दिया गया है और क्या बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया है, यानी विधिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है 87 नंबर प्रश्न कहता है 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में
देशी रियासतों को कुल कितने सदस्य मिले थे, यानी कितने स्थान मिले थे। तो देखिए 1946 में जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, उसमें जो चुनाव हुआ था, देशी रियासतों को कुल कितने सीट मिला, 93 मिला। कितना मिला, 93। और 208 सीट मिला था किसको, कांग्रेस को मिला था। किसको, कांग्रेस को। याद रखिएगा, देशी रियासत को कितना मिला था, 93 मिला। कितना मिला, 93। अच्छा, कुल सीटों की संख्या कितनी थी बताइए तो। 1946 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें कुल सीटों की संख्या थी 389। कितनी, 389 थी। याद रखिएगा बच्चों, 389 में 208 किसने जीता, कांग्रेस ने। और देशी रियासत को कितना मिला, 93 मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 88 नंबर प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से उत्तरदायी रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो मंत्रीगण है उस सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 75 के तहत। यानी अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की लिस्ट में है, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं बताइए, लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा के अंतर्गत ही तो वो चुनाव लड़ता है, तब तो वो प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हुआ कि नहीं। चलिए अच्छा, अनुच्छेद 61 यहाँ पे दिख रहा है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ठीक नहीं, किस पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे, कौन करेंगे बताइए ऐसा कौन सा आदमी है जो दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, कौन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मतलब अध्यक्षता कर लेगा। दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, दोनों का अध्यक्षता में मतलब बैठक कर लेता है। कौन करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है नहीं, यानी स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, वो दोनों सदन की मतलब बैठक कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है। संघवाद का जो पुरातन दृष्टिकोण है वो है शक्ति विभाजन पर जोर देना। क्या देना, शक्ति विभाजन पर जोर देना। पूछेगा शक्ति विभाजन पर जोर देना का अर्थ क्या है, संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण, यानी संघवाद का अर्थ है, किसका अर्थ है, संघवाद का। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य सूची का विषय कौन सा है, ढूंढ करके बताइए। तो देखिए विधि व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है। कहाँ का, राज्य सूची का। श्रम दोनों में आएगा, याद रखिएगा। तो विधि व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अगला है 92 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संघ प्रणाली में एकात्मक के लक्षण क्या है। यानी भारत का जो संघ प्रणाली है उसमें एकात्मक का लक्षण बताइए। तो देखिए एकल नागरिकता संघात्मक का उदाहरण है। अखिल भारतीय सेवाएं ये भी एकात्मक का उदाहरण है। निर्वाचन आयोग ये भी है। तो इनमें से सभी एकात्मक का लक्षण क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा। एकल नागरिकता, लिखित संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं, निर्वाचन आयोग, ये सब क्या है, एकल नागरिकता का लक्षण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है बच्चों। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे बताइए। तो देखिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम, जिसने 1984 में इस पार्टी का क्या किया था, गठन किया था। तो बहुजन समाज पार्टी का गठन किसने किया, कांशीराम ने किया। कब किया, 1984 में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया। यानी आसियान जो था उसको मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था। कब, 1994 में लिया गया था निर्णय। 1994 में क्या निर्णय लिया गया था, आसियान को मुक्त व्यापार बनाने का निर्णय लिया गया था। चलिए 95 नंबर का आता है मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए मानवाधिकार परिषद का जो गठन हुआ था 2006 में हुआ था। बच्चों ध्यान में रखना कि मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ, 2006 में। अच्छा मानवाधिकार को और क्या कहते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसको कहा जाता है, मानवाधिकार को। याद रखिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला नंबर 96 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 16 दिसंबर 1971 को, और 16 अक्टूबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्र बनाने का क्या हुआ था, घोषणा हुआ था। पर हुआ था आज़ाद कब बांग्लादेश, 16 दिसंबर 1971 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, वो बंगाल नहीं था, बांग्लादेश के बारे में हम क्वेश्चन दिए हैं। ऐसे बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, और उसको फिर मतलब निरस्त भी कर दिया था, यानी ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया 1911 में। चलिए अच्छा, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था बताइए तो, लॉर्ड हंटिंग के समय, नहीं लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन, और लॉर्ड हंटिंग के समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर प्रश्न कहता है कि 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। तो देखिए बच्चों, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुराना पार्टी है, ये भारत का सबसे पुरानी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना किया था ह्यूम ने, ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने किया था, कहाँ पे क्या था बताइए तो, गोकुलदास मुंबई के गोकुलदास तेजपाल नारायण संस्कृत कॉलेज में हुआ था कांग्रेस का स्थापना। कब, 1885 को। कितना तारीख को, 28 दिसंबर, यानी कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कहाँ पे, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल नारायण संस्कृत कॉलेज में। कब हुई, 1885। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम। अच्छा, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष को बताइए। जो स्थापना हुआ था वेमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी शॉर्टकट में बोलेंगे, ये कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। मुसलमान में पूछेगा तब कौन थे, तैयब जी, यानी बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान में अध्यक्ष थे पहले। और महिला में कौन थी, एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट महिला में अध्यक्ष थी पहली, तो याद रखिएगा बच्चों। अच्छा, भारतीय महिला में पूछेगा तब कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन, एनी बेसेंट, पर भारतीय थी कौन, तब सरोजिनी नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 98 नंबर, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है। तो ये भारत ने नहीं किया है, क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर आज तक नहीं किया है। चलिए बच्चों 98 हो गया। 99 नंबर कहता है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी सूची को जोड़ा गया। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी सूची को जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किसको, 11वीं, क्योंकि 11वीं अनुसूची में क्या है, नहीं कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसको, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। पूछेगा 73वां संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें कि पंचायती राज सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट प्रश्न, ये है बच्चों लास्ट प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्यों है प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्यों है, क्योंकि वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, यानी भारत जो है किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, यानी कोई विदेश सरकार जो है उनके कहने पे भारत का सरकार नहीं चलता है, उसके अधीन में है नहीं है। अगला है कि और अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्य ले सकता है, और अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बन सकता है या उसे त्याग सकता है, यह तो सदस्य नहीं बन सकता, छोड़ सकता है। यानी सरकार जो भारत का है वो अपने अनुसार चलता है, किसी दूसरे के अनुसार चलते हैं, कोई दूसरे देश के अनुसार, दूसरा देश ने कुछ कहा वो भारत ने करने लगा, ऐसा तो नहीं करता है। इसीलिए भारत का जो प्रभुत्व संपन्न राज्य है, यानी भारत कैसा राज्य है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है ये बात कि संविधान, देखिए एक बार फिर से, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्यों है, क्योंकि वह किसी भी विदेश सत्ता के अधीन नहीं है तथा अपनी इच्छा से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य ले सकता है, यह तो उसे त्याग सकता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था सेंटर परीक्षा का, उसमें 100 प्रश्न आज कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगला दिन आप लोगों के लिए कुछ नया क्वेश्चन लाएंगे और इसका सब्जेक्टिव पहले लाएंगे, उसके बाद कुछ नया क्वेश्चन देंगे। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।